इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है माइक नाम के एक मिलिट्री ऑफिसर को दिखाते हुए, जो कार में अपनी पूरी फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए जा रहा था। एक्चुअल में माइक अपने भाई के घर जा रहा होता है, जो फॉरेस्ट के बीचों बीच होती है। माइक के फैमिली में उसका एक बेटा और बेटी थे, जिनका नाम जैक और जेम्स होता है। वहीं सोफी नाम की उसकी एक बहुत प्यारी वाइफ थी। वो सभी तो परफेक्ट फैमिली लग रहे होते हैं और एक साथ उस फार्म हाउस के लिए जा रहे होते हैं। सबसे ज्यादा तो जैक और जेम्स एक्साइटेड थे अपने अंकल के घर जाकर एंजॉय करने के लिए। वो पहली बार उनका ये फार्म हाउस देखने वाले थे। जैसे तैसे घने फॉरेस्ट को पार करने के बाद आखिरकार वो फार्म हाउस में पहुंच गए, लेकिन फार्म हाउस के आसपास की जगह बहुत ज्यादा वीरान लग रही थी। माइक उन सभी को अपना सब सामान लेने के लिए कहता है और धीरे धीरे वो फार्म हाउस के अंदर आ गए। अंदर पहुंचने पर माइक का भाई नोवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज लगाने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो सभी देख पा रहे थे कि टेबल के ऊपर कई सारे खाने की चीजें पड़ी हुई हैं और उनसे बहुत अजीब तरीके की बदबू आ रही है। माइक को यही लगने लगा कि कहीं उसका भाई नशे तो नहीं करने लगा है। और वहीं जैक और जेम्स को एक अलग ही स्मेल आ रही होती है। ये स्मेल इतनी ज्यादा बेकार थी जिसके बारे में वो कुछ समझ ही नहीं पाते। पूरी जगह को देखने के बाद जैक और जेम्स एकदम डिसअपॉइंटेड हो गए थे, क्योंकि ये पूरा प्लेस एकदम एक्साइटिंग नहीं है। तभी जेम्स को एक फोटो फ्रेम मिलती है जिसमें उसके फादर माइक और उनके अंकल नोआ मौजूद थे। दोनों एकदम आइडेंटिकल दिख रहे होते हैं, जिसके बारे में वो माइक से पूछने लगी। माइक बहुत ही गर्व के साथ उसकी फैमिली के बारे में बताता है कि उसके खानदान के सभी लोग मिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस में मौजूद थे। उन्होंने देश की पूरी प्रोटेक्शन की और अपने फैमिली का नाम रोशन किया। और यही खास बात है कि माइक चाहता है कि जैक भी आगे चलकर मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करे। वो सभी अब उस जगह पर अच्छे समय बिताने की कामना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुसीबतें बताकर नहीं आती, और जो मुसीबतें माइक की फैमिली फेस करने जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है। अब रात के समय जब वो सभी डिनर करने के लिए बैठते हैं तो जेम्स उससे अपनी निराशा दिखा रही थी। उसे लगा कि वो लोग कहीं बीच के किनारे जा रहे हैं जहाँ पर वो वेकेशन एंजॉय करेंगे, लेकिन ये प्लेस इतनी ज्यादा वीरान है कि वो कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। माइक अपनी बेटी की ये बातें सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो होता है, लेकिन वो बाद में समझाने लगा कि ये जगह मेरे भाई की है और इतनी अच्छी जगह पूरे खानदान में किसी की नहीं थी, इसलिए मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने भाई को लेकर यही एंजॉय करना चाहता हूँ। जेम्स इस बात से और भी ज्यादा दुखी हो गई थी और वो एंजॉय तो कर ही नहीं रहे थे। अब अगले दिन माइक अपने फादर और ग्रैंडफादर की ग्रेव के पास चला जाता है, जो इसी जगह की थोड़ी दूरी पर दफनाई गई थी। थोड़ी देर में माइक की फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और अब माइक उन्हें गन चलाना सिखा रहा था। वो तो जैक को निशाना लगाकर शूट करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो जेम्स को सिखाने गया तो जेम्स ये बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि उसे बोर मार रहा था और वो बीच वाले इलाके पर जाना चाहती थी। वो अपने फादर से बहुत ही गुस्सा हो गई और घर के अंदर चली जाती है। अब माइक अचानक झाड़ियों के अंदर देखने लगा, क्योंकि उसे कुछ आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी फैमिली के ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन माइक उसे नजरअंदाज कर देता है और घर पर चला जाता है। सोफी तो अपनी उदास हुई बेटी जेम्स का अच्छी तरीके से ख्याल रख रही थी, क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम जो होती है। अब रात के समय जैक वहाँ पर मौजूद टीवी को चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो टीवी एकदम खराब होती है। तब जाकर माइक भी हेल्प करने आया और जब टीवी के पीछे देखता है तो पता चला वहाँ कई सारे बैग्स रखे गए हैं। ये बैग्स कुछ और नहीं बल्कि उसकी फैमिली की धरोहर थी, यानी कई सालों पुराने कुछ ऐसी चीजें हैं जो माइक के लिए एक खजाने की जैसी हैं। वो बताता है कि इन चीजों को सालों तक किसी ने ओपन नहीं किया, तो अब इन्हें अच्छी तरीके से देखने के लिए वो अपने दोनों बच्चों को ऊपर भेज देता है। और अब माइक सोफी के साथ उन बैग्स को ओपन करने लगा। वहाँ जैक और जेम्स जब अपने कमरे में होते हैं तो जैक को वही स्मेल अपने बेड के नीचे से बहुत तेज आ रही थी। जैसे ही वो देखने गया तो वो एकदम दंग रह जाता है। चिल्लाते हुए वो अपने फादर के पास आया और कहा कि बैग के नीचे कुछ तो है। माइक हिम्मत करके जब बैग के नीचे देखने जाता है तो पता चला वहाँ उसके भाई नोआ की डेड बॉडी थी। वो यहाँ पर इतने दिनों से पड़ी है जिससे कि उसकी बॉडी भी सड़ने लगी। पर आखिर ये खतरनाक काम किसने किया होगा ये किसी को नहीं पता है, पर माइक समझ गया कि ये जगह खतरनाक हो सकती है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को बैग पैक करने के लिए कहता है और तुरंत ही वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तभी एक कार सामने आ जाती है। वो कार अपनी हेडलाइट्स ऑन करके धीरे धीरे पास आ रही थी और तुरंत ही अपनी फैमिली को घर के अंदर जाने के लिए कहा। वो भी खुद अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। माइक और उसकी वाइफ इंतजार करते रहे कि कब वो बदमाश लोग यहाँ से जाएंगे, लेकिन वो कार पूरी रात उस जगह पर खड़ी रही। माइक भी बिल्कुल सोता नहीं, वो तो गन लेकर पहरा दे रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली की सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब सुबह हो गई तो माइक खुद को रोक नहीं पाया। वो बाहर निकलकर बंदूक पॉइंट आउट कर देता है उन लोगों के ऊपर,
लेकिन पता चला कि वहाँ अब एक नहीं बल्कि कई सारी कार्स आकर रुकी हैं और उसमें से बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं। ध्यान से देखने पर माइक को ये पता चला कि ये सभी लोग उसके साथ काम कर चुके हैं। यानी जब वो मिलिट्री और आर्म फोर्स में काम करता था तो इन लोगों ने उसके साथ कई मिशन किए हैं। भले ये सब उसके दोस्त नहीं थे लेकिन जान पहचान तो थी ही। तो अब माइक के पूछने के बाद कि वो सब यहाँ क्या कर रहे हैं, वो सभी बताते हैं कि हमें वो खजाना चाहिए जो तुम्हारे घर में मौजूद है। एक्चुअल में ये सब उस खजाने की बात कर रहे थे जो टीवी के पीछे मिला था। उन्हें सब कुछ पता था कि माइक की फैमिली कैसी थी और उन्होंने किस तरीके के खजाने यहाँ छुपा कर रखे थे, पर माइक इस बारे में एकदम मना कर देता है क्योंकि वो उसकी फैमिली की आखिरी निशानी है। वो किसी भी हालत में उन्हें उनके हवाले नहीं करेगा। सारे लोग इस पर हंसने लगे थे क्योंकि वो सब ये छीन भी सकते हैं जिससे तुम्हें चोट पहुंचेगी, पर माइक उन्हें ज्यादा एंटरटेन नहीं करता और गन लेकर अपने कमरे में आ जाता है। माइक अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को ये समझा रहा था कि हमें चकमा देकर बाहर निकलना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो अब एक अच्छा मौका देखकर माइक अपने फैमिली को बाहर निकालता है और गन पॉइंट करके सामने खड़ा रहता है क्योंकि अगर कोई आएगा तो उसे शूट करना ही होगा। वो सभी तो चोरी चुपके पीछे वाले रास्ते से फॉरेस्ट की तरफ भागने लगे थे। सारे कदम एकदम चौकन्ने तरीके से रखे जाते हैं जिससे किसी को पता ना चले। माइक के पास तो वो बैग्स भी मौजूद थे जिसके अंदर खजाना होता है, यानी उसकी फैमिली की सारी यादें। वो उन्हें संभाल कर रख रहा था और अपनी वाइफ के साथ गन लेकर पॉइंट आउट कर देता है क्योंकि उनके बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। फिलहाल वो सभी भागते हुए फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। वो सब तो बिना नजर में आए आगे बढ़ने लगे थे और सोचते हैं कि जितना दूर चले जाएं अच्छा है। अब वो एक नदी को पार करके फॉरेस्ट की दूसरी तरफ चट्टाने वाले इलाके पर पहुंच जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो बदमाश लोग यहाँ नहीं पहुंच सकते, इसलिए चारों थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और आराम से आगे बढ़ते हैं। माइक ने तो वो सारा खजाना एक जगह पर छुपा दिया था ताकि कोई भी उस तक पहुंच ना सके और वो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन एकदम खुल कर करे। लेकिन ये चीजें जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी थी नहीं। अब घर की तरफ वो जितने बदमाश लोग थे वो जब अंदर घुसते हैं तो पता चला कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी माइक और उसकी पूरी फैमिली यहाँ से भाग चुकी है। चेक करने पर यह भी रिवील हुआ कि अंदर मौजूद सारा खजाना भी वो अपने साथ लेकर गए। तो अब उन लोगों को किसी भी तरीके से माइक की फैमिली को ढूंढना होगा और वो खजाना हथियाना होगा। अब पता चला कि उन सारे मिलिट्री फोर्सेस ऑफिसर्स में केन नाम का एक आदमी उनका लीडर होता है। वो सभी लोग इतने भी ज्यादा बूढ़े नहीं थे, उन्हें कई सारे मिशन का काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और वो इसी का यूज करके अपने शिकार को मारा करते। उनके कॉन्फिडेंस को देखकर लग रहा था कि वो बड़ी आसानी से माइक और उसकी फैमिली को पकड़ लेंगे। लेकिन उनमें से एक आदमी ऐसा होता है जो केन की बातें मान ही नहीं रहा था। उसे लग रहा होता है कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि माइक भी एक मिलिट्री ऑफिसर है जो अपनी फैमिली को बचाकर यहाँ से निकल चुका होगा। वो तो केन के एकदम अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, लेकिन उस मोमेंट पर केन और कई सारे लोग आसपास हंसने लगे थे। ऐसा लग रहा था वो उस आदमी को नीचा दिखा रहे हैं। तभी अचानक केन ने अपने एक साथी फ्रैंक को आदेश दिया। फ्रैंक तुरंत ही गुस्से में आकर उस आदमी को मारने लगता है और एक चाकू की मदद से खत्म कर देता है। ये देखकर बाकी सब एकदम दंग रह गए क्योंकि केन एकदम निर्दयी है। उसका साथ अगर नहीं दिया गया तो वो शायद उन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। एक तरीके से केन ने अपना दबदबा बना कर रखा हुआ था और अब वो सब प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे वो उस फैमिली को ढूंढेंगे। देखकर साफ पता चलता है कि अगर उनमें से कोई भी इन्हें मिला तो वो बिना कुछ पूछे उन्हें गोली मार देंगे। यानी माइक की फैमिली अब बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुकी है। अब ये पता चला कि माइक साइड में आकर सारी बातें उनकी सुन रहा है। वो चोरी चुपके ये जान लेता है कि ये सब क्या करने वाले हैं और एकदम डर के मारे अपनी फैमिली के पास आ जाता है। वो सभी तो एक पथरीले वाले इलाके के यहाँ पर छुपे हुए थे। माइक अब उन्हें बता रहा था कि वो इतने खतरनाक लोग हैं कि हम कहीं भी चले जाएं वो हमें ढूंढ लेंगे क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट के बारे में बड़ी अच्छी नॉलेज है। माइक पहले भी ऐसी कंडीशंस में रह चुका है, इसीलिए उसे पता है कि क्या करना है। वो बोलने लगा कि अगर हमें अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है और सही सलामत यहाँ से निकलना है तो हमें भागने पर फोकस करने के बजाय उन शिकारियों को मारना चाहिए। अगर हम पर हमला करने से पहले हम ही हमला कर दें तो उनमें से हर किसी को मारा जा सकता है। ये बातें बोलने पर माइक की वाइफ और उसके दोनों बच्चे काफी डरने लगे थे। उन्हें तो ये लगने लगा कि कहीं माइक की जान खतरे में न पड़ जाए, पर माइक ये सब डिसाइड कर चुका था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करना चाहता था, इसलिए बंदूक और चाकू लेकर वो फॉरेस्ट में निकल गया। वहाँ दूसरी तरफ केन के भी सभी साथी अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं क्योंकि इससे फैमिली को ढूंढना बहुत आसान होगा। जमीन पर मौजूद हर एक पैरों के निशान को फॉलो करते हुए वो सब आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ उनकी पैनी नजर हर जगह को स्कैन करते रहती। केन को तो यही लग रहा था कि उन्हें वो खजाना मिल जाएगा और फिर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पर उन्हें क्या पता कि उनका सामना एक ट्रेन मिलिट्री ऑफिसर से ही होने वाला है। थोड़ी देर तक उनकी छानबीन फॉरेस्ट में चलते ही रहती है, तभी एक ऑफिसर को कुछ आवाजें सुनाई दी।
जैसे ही वो पीछे मुड़ता है बंदूक लेकर तो पता चला माइक वहाँ पर पहुंच चुका है। माइक ने तुरंत ही उसे और उसकी गन को जकड़ लिया और एक चाकू की मदद से उसे मारता चला गया। यानी माइक ने बड़ी आसानी से अपने स्किल्स का यूज करके एक सोल्जर को तो मार दिया था। वो उसकी बंदूक और रेडियो फोन अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद जब केन का उस पर मैसेज आ रहा था तो माइक उसे जवाब देता है कि तुम मेरी फैमिली को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को चुन चुन कर मारूंगा। केन भी ये रिप्लाई देता है कि हम सब बहुत ज्यादा लोग हैं और तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम्हें ही लड़ना आता है। अगर तुम सबको पकड़ लिया गया तो मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। पर माइक एकदम कॉन्फिडेंट वे में उसे चैलेंज करता है और ये भी बताता है कि उनमें से एक जन को वो पहले ही खत्म कर चुका है, यानी अब उन लोगों में सिर्फ 10 लोग ही बचे हुए। ये सुनने के बाद केन और उसके मेंबर्स थोड़ा सा चौंक गए थे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली होती है और जो इंसान उनके किसी मेंबर को मार दे रहा है यानी उसके पास भी हमारे लेवल जितनी टेक्निक्स हैं, यानी ये मुकाबला जरूर टक्कर वाला होगा। अब माइक के फैमिली मेंबर्स जिस इलाके पर छुपे हुए थे तो जैक को अपने फादर की फिक्र होने लगी। उसे ऐसा लगता कि उनकी जान खतरे में है, इसलिए वो इस तरीके से शांत नहीं बैठ सकता था। तो जैक ने अपने लिए एक बंदूक निकाली और बाहर की तरफ जाने लगा ताकि वो हेल्प कर सके। उसकी मॉम सोफिया उसे रोक रही थी, लेकिन जैक मानता नहीं और पता चला थोड़ी देर में वहाँ माइक खुद आ चुका है। माइक को जैक से यही उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल ये लड़ाई उसकी है। वो बिल्कुल भी अपने फैमिली मेंबर्स को खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए वो सभी को वहाँ एकदम शांत होकर रुकने के लिए कहता है। अब पूरी रात होने पर जब सभी लोग सो गए थे तो माइक पता चला कि अभी तक जगा हुआ है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि उन सारे मिलिट्री सोल्जर्स को रात में पकड़ना बड़ा आसान होगा। वो बिना अपने फैमिली को खतरे में डाले अब उड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी बाकी फैमिली मेंबर्स को भी नींद नहीं आ रही थी, खासकर उसके बेटे जैक को। अब की बार वो अपने फादर की मदद करने के लिए पीछे जाने लगता है। सोफिया भी उसे रोक नहीं पाती और जैक बंदूक लेकर अंदर चला गया। रात के अंधेरे में माइक ने अपना शिकार करना स्टार्ट भी कर दिया था। वो एक सिपाही के सामने आता है और जैसे ही वो गन चलाने गया तभी माइक उसे बड़ी आसानी से पकड़कर मारने लगा। वो तो उसे गन चलाने का मौका ही नहीं देता और एक चाकू की मदद से उसे मार कर खत्म कर देता है। यानी माइक को हम जितना सिंपल समझ रहे थे वो उससे भी खतरनाक मिलिट्री ऑफिसर है। देखकर लगता है कि उसका फाइटिंग लेवल और सर्वाइवल लेवल बाकी सबसे बहुत ज्यादा है। वहीं अभी भी जैक फॉरेस्ट में घूम रहा था गन लेकर। अब सुबह होने पर केन के बाकी साथी जब उस मेंबर के पास पहुंचते हैं जिसे कि माइक ने पहले ही मार दिया था, उसके बॉडी पर पता चलता है कि 9 नंबर लिखा गया है, यानी अब सिर्फ 9 लोग ही बचे हुए हैं उनमें से। ये देखने पर वो सभी शॉक हो जाते हैं और अब थोड़ा सा डर भी उन्हें लगने लगा था, क्योंकि भले ही वो माइक की फैमिली को पकड़ना चाहते हैं लेकिन अब उन्हें और सावधान रहना होगा और अपनी जान बचानी होगी। केन प्लान में थोड़ा सा चेंजेस लाता है और वो उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी अब वो सब पूरी तरीके से प्रिपेयर थे। अगर माइक हमला भी करे तो उनका यही प्लान था कि वो उनके बीच डिस्टेंस बनाए रखें और बंदूक से उसे शूट कर दें। जैक अभी भी फॉरेस्ट में घूमते हुए अपने फादर को ढूंढ रहा था और पता चला कि माइक एक जगह पर अपना मुंह धो रहा है। अब यही सारी चीजें करते हुए माइक को अपने पास का एक मिशन याद आ गया जहाँ पर वो कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने गए थे। उस समय माइक के मिशन में शामिल कई सारे जो मेंबर्स थे, जो एक्चुअल में केन की ही टीम होती है, वो एक बेकसूर फैमिली को पकड़कर मारने लगे होते हैं। सबसे पहले उन्होंने घर के एक मेन मेंबर को खत्म किया और फिर उसकी वाइफ और बच्चों को पकड़कर मारना स्टार्ट किया। ये बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा था, इसलिए जब माइक को ये पता चला तो वो अपने साथियों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन केन और उसके बाकी मेंबर्स ने उसके ऊपर ही गन तान दी थी। वो इतने बेरहम हो चुके थे कि उस अनजान आदमी की वाइफ और बच्चों को भी मार दिया। और ये दर्द माइक के दिल में आज तक मौजूद है, क्योंकि वो उन लोगों को बिल्कुल बचा ही नहीं पाया। एक तरीके से माइक के अंदर गुस्सा भी है और वो बदला लेना चाहता है केन और उसकी टीम से। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उन्हें मार कर ही रहेगा। वहीं अब केन की टीम अब और ज्यादा प्रिपेयर होकर आगे बढ़ती है। वो चौकन्ना थी माइक के लिए, क्योंकि सिर्फ उसे माइक से ही खतरा है। बाकी उनके फैमिली मेंबर्स को लड़ाई का बिल्कुल तजुर्बा नहीं, तो उनसे डरने की उन्हें कुछ जरूरत नहीं। लेकिन उन सभी को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि माइक भी घात लगाकर बैठा हुआ है। वो भी कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे उन लोगों को मार दे। तभी अचानक माइक एक दूसरे सिपाही के सामने आता है और उससे फाइटिंग करने लगता है। सबसे पहले उसने गन नीचे गिरा दी और फिर उसे घुस्सा मारकर दूर फेंकने लगा। दोनों के बीच में थोड़ी फाइटिंग होती है, लेकिन पता चला कि वहाँ एक फीमेल सोल्जर भी पहुंच चुकी है। उसने गन पॉइंट कर दी थी माइक के ऊपर और माइक ने जैसे उसे देखा तो वो दूसरे सिपाही को उसके सामने खड़ा कर देता है। वो फीमेल सोल्जर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाती और सीधा शूट करती है। गोली उसके साथी को ही जाकर लग गई, जिससे वो मर जाता है और अब माइक उस पर भी पलटवार करके वहाँ से भागने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि बड़ी चालाकी से माइक उसके पीछे आ गया है और उसके ऊपर बंदूक तान दी है। जैसे वो फीमेल सोल्जर पीछे मुड़ी तो माइक देखता है कि ये तो एक फीमेल है और माइक का ये उसूल था कि वो किसी भी फीमेल पर हमला नहीं करते।
इसलिए माइक उसे छोड़ देता है, पर बाद में पता चला कि फीमेल सोल्जर उसका गन दूर फेंक देती है और उसको मारने लगती है। यानी वो किसी भी हालत में माइक को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। माइक भी समझ चुका था कि ये कोई नॉर्मल फीमेल नहीं है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइटिंग हुई। कभी वो फीमेल सोल्जर अटैक करती तो कभी माइक, लेकिन माइक का एक्सपीरियंस और ताकत दोनों ही ज्यादा थी। वो उन्हीं की मदद से उसे बहुत ज्यादा मारता है और एक जगह पर अटका देता है। वो अपने आप को कन्विंस कर ले रहा था कि अगर वो खुद इसे नहीं मारेगा तो ये फीमेल ही उसे मार देगी। इसलिए माइक ने चाकू की मदद से उसे पेड़ से लटका कर मार दिया। फिर वो उसके सारे सामान और रेडियो लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी देर में केन और उसके कुछ साथी जब उस जगह पर पहुंच रहे थे तो उन्हें उस फीमेल सोल्जर की डेड बॉडी दिखाई दी। वहाँ के पेड़ के ऊपर 7 नंबर लिखा हुआ था, यानी 7 लोग बचे हुए। अब ये देखने के बाद वो सभी लोग एकदम दंग रह गए थे और उन सभी को एक तरीके से गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ऐसी चीजें उन्होंने पहले कभी नोटिस नहीं की थी। एक इंसान उनके इतने सारे लोगों को मारता जा रहा है। केन तो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने साथियों को यही आदेश देता है कि मुझे उसका कटा हुआ सर चाहिए। कुछ भी हो जाए माइक और उसकी फैमिली को ढूंढना ही होगा। तभी उन्हें सामने से झाड़ियों में कुछ आवाजें सुनाई दी और पता चलता है कि जैक अपने फादर को ढूंढते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा है। तीनों एकदम सावधानी से वहाँ पर जाने लगे, पर पता चला वो जैक के पास पहुँचते उससे पहले वहाँ माइक पहुंचकर उसे सावधान कर देता है। माइक जैक को एक सेफ जगह पर लेकर गया और उससे सिर्फ इतना कहा कि तुम अगर मेरा साथ देना चाहते हो तो यहाँ उनका ध्यान भटकाओ। वो समुद्र के किनारे वाले एक सोल्जर को तुरंत मार कर आता है। माइक अब लेक के पास चला गया और उसी के अंदर जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर में एक और सोल्जर वहाँ पर आया और एक अच्छा मौका मिलने पर माइक पानी से बाहर निकलता है और उससे मारने लग जाता है। दोनों में फिर से फाइट चालू हो गई थी और वो सोल्जर तो माइक का सर पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा था। माइक कुछ देर तक जूझता रहता है, लेकिन लकीली उसे पानी में एक गन दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसे उठाता है और अंदर से ही शूट कर देता है, यानी एक और सोल्जर को उसने मार गिराया है। उसके इम्पोर्टेंट हथियार लेकर वो सीधा भाग चला अपने बेटे जैक के पास। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो लोग जैक को पकड़ न लें। जैक अपने फादर के बताए गए अनुसार गन लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन हमें एक और सोल्जर दिखाई दिया जिसने जैक को देख लिया होता है। वो भी वहाँ तक उसका पीछा कर रहा था। अब जेम्स और सोफिया भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो उस पथरीले वाले इलाके से फॉरेस्ट में आ जाते हैं और काफी टेंशन में होते हैं अपने बाकी मेंबर्स के लिए। सोफी तो बहुत ज्यादा ही रोते जा रही थी, लेकिन बदकिस्मती इतनी थी कि थोड़ी ही देर में कुछ सोल्जर्स जेम्स और सोफी के पास आ जाते हैं। उन्होंने दोनों को ही बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर जाने लगे। अब वो सोल्जर जो जैक के पीछे था उसने जैक को भी पकड़ लिया होता है। जैक बहुत कोशिश कर रहा था उससे छुड़ाने की, लेकिन सोल्जर उससे ज्यादा ताकतवर था। एक मोमेंट पर लगा कि वो जैक को खत्म ही कर देगा, लेकिन पीछे से तुरंत ही माइक आता है और उसने उस सोल्जर को मारना स्टार्ट किया। वो जैसे तैसे उसे मदहोश करके नीचे गिरा देता है, यानी उसने अपने बेटे जैक की जान बचा ली थी। पर उसके रेडियो सिग्नल पर थोड़ी ही देर में केन का कॉल आया, जो माइक को बता रहा था कि उसने उसकी वाइफ और बेटी को पकड़ कर रखा है और अगर वो खजाना वापस नहीं लौटाएगा तो वो इन्हें टॉर्चर करेंगे। माइक गुस्सा होकर कहने लगा कि हमारा उसूल है कि हम फीमेल और लड़कियों पर बिल्कुल अत्याचार नहीं करते, लेकिन ये सारी चीजें शायद केन फॉलो नहीं करने वाला था। माइक तो इतना गुस्सा हो जाता है कि सामने पड़े हुए सोल्जर को उसने गोली मार दी और अब वो अपने बेटे को गन देते हुए कहता है कि हमें अपने फैमिली को बचाना होगा। वो सीधा उस घर की तरफ भागने लगे थे। वहीं केन जब उन दोनों को टॉर्चर करने के लिए रूम में लेकर जाता है तो एक सोल्जर कहने लगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, यानी कि वो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। केन को इससे काफी गुस्सा आता है और उसने बिना सोचे समझे गन उठाई और सीधा अपने ही साथी को मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके टीम में कोई गद्दार मौजूद हो। अब वो अपने प्लान में आगे बढ़ता है। वहाँ माइक भी जब भाग रहा था तो उसे 2 सोल्जर दिख जाते हैं। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि एक ही मोमेंट पर उसने दोनों सोल्जर को मार दिया और अब वो घर के पास पहुंचते ही बंदूक फायर करने लगता है। आवाज सुनते ही केन और उसके बचे हुए साथी समझ जाते हैं कि वो आ चुका है, इसलिए वो दोनों पकड़ी गई लेडीज को बाहर लेकर आता है माइक के सामने। उन्होंने तो माइक की वाइफ और बेटी को मारने की धमकी देने लगी, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में वो खजाना ही चाहिए था, लेकिन माइक ने उन पर हमला करने के बजाय अपने ऊपर ही गन तान दी थी। वो ये बताने लगा कि खजाना कहाँ छुपाया गया है ये सिर्फ उसे पता है। अगर वो खुद मर गया तो वो खजाना एकदम से गुम हो जाएगा और कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा कभी भी। इस वजह से माइक उन दोनों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन केन भी बहुत ज्यादा शातिर दिमाग का था। वो कहने लगा कि खजाने के बदले सबसे पहले मैं एक मेंबर को छोड़ूंगा और जब खजाना मिल जाएगा तो हम दूसरे मेंबर को भी छोड़ देंगे। तो अब माइक को डिसाइड करना है कि वो सबसे पहले किसे छुड़ाना चाहता है। माइक बहुत सोच में पड़ गया था और अंत में जाकर उसने सोफी को बाहर आने के लिए कहा। सोफी जैसे ही माइक के पास पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की काफी चिंता होती है,
लेकिन माइक उसे सांत्वना देते हुए ये कहता है कि तुम उसी पथरीले वाले इलाके पर जाओ, वो थोड़ी देर में अपनी बेटी को छुड़ाकर वहाँ लेकर आएगा। सोफी माइक पर भरोसा करती है और वहाँ से चली जाती है। फ्रैंक तो अब माइक के साथ आने लगा था ताकि वो खजाने का पता बता दे, और वहीं केन माइक की बेटी को घर में लेकर जाता है। वो तो उसके साथ थोड़ी बदतमीजी भी करने लगा था और बहुत गलत तरीके से टच करता है। वहीं अब फॉरेस्ट में हमें माइक को दिखाया गया जिसके पीछे फ्रैंक होता है और उसने गन पॉइंट करके रखी थी उसके ऊपर। माइक जरा भी अगर स्मार्टनेस दिखाएगा तो फ्रैंक उसे शूट ही कर देगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां कोई भी बुरा आदमी हमारे पीछे से बंदूक लेकर खड़ा हो, तो खुद को डैमेज होने से बचाने के लिए हम कौन सी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं? अब आपने कई सारे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स की टेक्निक्स देखी ही होंगी जो किसी भी पॉइंट की गन को मार कर दूसरी तरफ फेंक सकते हैं। तो यहाँ हमें पूरी तरीके से मार्शल आर्ट अप्लाई नहीं करना है, थोड़ी सी फाइटिंग और मार्शल आर्ट को कंबाइन करना है, जिससे सामने वाले अटैकर को बिल्कुल अंदाजा न हो कि आप क्या कर रहे हो। याद रहे, आपको सबसे पहले अटैकर का ध्यान भटकाना है, इसलिए आप कोई भी पत्थर उठा लीजिए और उसे दूर फेंकिए ताकि वो अटैकर उस तरफ देखे। जैसे उसका ध्यान भटकेगा तो आपको उसका हाथ पकड़ना है और गन की डायरेक्शन सिर्फ ऊपर करनी है। उसके बाद अटैकर के पकड़े गए हाथों को अपने कंधे पर जोर से मारना है, जिससे चोट लगने के कारण उसके हाथ से गन अपने आप ही गिर जाएगी। गन को जितना हो सके दूर फेंकिए या फिर उसे लेकर अटैकर को ये मार दीजिए। आपको सिर्फ उससे प्रोटेक्शन करनी है, ना कि माइक की तरह अपने ही दुश्मन को मारने लगना है। पर यहाँ माइक के केस में सब कुछ अलग था। जो पीछे खड़ा इंसान होता है वो खुद एक मिलिट्री सोल्जर होता है, यानी उसके सामने चालाकी बहुत भारी पड़ जाएगी। अब यहाँ माइक फ्रैंक को लेकर उस स्पॉट पर पहुंच जाता है जहाँ पर खजाना मौजूद था। रास्ते में फ्रैंक ने माइक को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है और पीछे से मारा होता है, और अब वो खजाने का बैग जैसे ही उठाता है तो उसने वही टेक्निक यूज करके फ्रैंक के हाथ पर हमला किया। झटका लगने के कारण फ्रैंक के हाथ में जो गन थी वो नीचे गिर गई होती है, और अब माइक को अच्छा मौका मिलता है तो वो फ्रैंक पर हमला करने लगा। लेकिन फ्रैंक उससे बहुत बड़ा था और ताकत भी उसमें ज्यादा थी। वो भी माइक पर पलटवार करता है और दोनों इसी लड़ाई में बिजी हो गए। फ्रैंक को तो अब खजाने की लोकेशन पता थी, इसलिए वो ट्राई करता है कि वो माइक को जान से मार दे। उसने तो चाकू भी कई जगह पर उसे वार किए और माइक उस समय सिर्फ अपने आप को बचाता रहता है। वहाँ जेम्स को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि केन उसके साथ गंदा काम करने वाला है, इसीलिए वो यही डिसाइड करती है कि वो उसका ध्यान भटकाएगी। दूसरी तरफ फ्रैंक माइक को बहुत ज्यादा मारते जा रहा था। वो उससे ज्यादा ताकतवर होता है तो उसने माइक को नीचे गिरा दिया। लेकिन उस मोमेंट पर माइक को याद आता है कि इस बेचारी फैमिली को मारने में फ्रैंक का भी हाथ था। उन लोगों ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा और फिर माइक को भी टॉर्चर किया। तभी माइक चाकू उठाकर फ्रैंक के पैर पर मार देता है और उसे तब तक पीटता रहता है जब तक वो अपनी जान न छोड़ दे। वहाँ जेम्स भी एक समय पर केन के एकदम पास पहुंच चुकी थी और अचानक वो धक्का देकर भागने लग जाती है। केन भी जैसे तैसे उसके पीछे गया और बंदूक लेकर उस पर तान दिया, लेकिन वहाँ पर माइक भी सही समय पर पहुंच जाता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। जेम्स तो चोट लगने के कारण बेहोश हो चुकी थी और अब माइक और केन के बीच में फाइटिंग होने लगती है। केन तो काफी ज्यादा जवान और बहादुर था, इसलिए वो बहुत मारता है माइक को। माइक उसके सामने कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और अब केन ने उसके सामने गन तान दी। वो उसे गोली मारने ही जाता तभी एक और गोली चलती है और ये सोफी ने चलाई थी जो केन को लग गई। माइक भी वहाँ आकर केन को जान से मार देता है और वो वहीं खत्म हो गए। ये अच्छी बात थी कि माइक के सभी फैमिली मेंबर्स एकदम सही सलामत थे। उसने तो अंत में अपने भाई की डेड बॉडी दफना कर उसका अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद उसकी पूरी फैमिली सही सलामत वहाँ से निकल गई होती है। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।